नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो राजस्थान बोर्ड का सीबीएसई राजस्थान बोर्ड का जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम जो पेपर हिल्ड कराया गया था 26 मार्च के दिन, उस पेपर को आज यहाँ कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। उसका फोर्थ पार्ट वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कर रखा है और इसके सारे क्वेश्चन डिटेल्ड सॉल्यूशन में है। मतलब कंप्लीट संपूर्ण हल का मतलब हुआ कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन, चाहे थ्योरम हो, चाहे न्यूमेरिकल का फॉर्मूला रिक्वायर हो या डायग्राम रिक्वायर हो, सारा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रखा है। दूसरा, इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उस पर क्लिक करके आप उससे वीडियो ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बड़ा सा इंपॉर्टेंट पेपर है और इंपॉर्टेंट पेपर है तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। देखो मैंने लास्ट वीडियो थर्ड वीडियो में जो आप लोगों को क्वेश्चन कराया था टिल 12 क्वेश्चन कराया था और 13 क्वेश्चन वहाँ था बट वो मिस हो गया और ये स्टार्ट 14 उससे हो रहा है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 वाइंड अप कर लेता हूँ, फिर ये 14 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 1 मिनट में क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ले रहा हूँ और 13 क्वेश्चन ये आपके सामने ये रहा और इसी क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। दे रखा है एक वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, यानी वृत्त का कोई चाप है जिसपे केंद्र पर अंतरित कोण 50 है। देखो ये वृत्त है और वृत्त पे चाप है, ये चाप बना हुआ, दिस इज कॉल्ड आर्क, इंग्लिश में बोलेंगे आर्क लेंथ। और ये है चाप की लंबाई, क्या है? चाप की लंबाई। और आर्क लेंथ आपको दे रखी है दैट इज 5 पाई सेंटीमीटर, 5 पाई सेंटीमीटर या 5 पाई सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। तो चाप की लंबाई आपको दे रखी है कितना? 5 पाई सेंटीमीटर, ये है 5 पाई सेंटीमीटर, ये दे रखी है। तो आप लोगों को फॉर्मूला आप जानते हैं, आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360। लंबाई मतलब 2 पाई आर होता है, कितना? 2 पाई आर। तो आपने आर्क लेंथ की लंबाई लिखी 5 पाई इक्वल्स टू थीटा दे रखा 50, तो एंगल 50 डिग्री, 50/360 इंटू 2 पाई आर। ये पाई से एक पाई उड़ा दिया, ये पाई से पाई, और ये 5 से ये 10 टाइम्स कैंसिल कर लिया। और अब आप देखो ये जो रहा 360 इस तरफ ट्रांसफ़र कर लिया, कुछ नहीं बचा तो 360 यहाँ रहा 10 इंटू 2 और आर, 2 आर, और 10 से 0 से 0 कैंसिल कर लिया और 2 का डिवाइड कर लिया 36/r, दैट इज़ r इक्वल्स टू 36/2, दैट इज़ r। r का वैल्यू 18 सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर। ये मैंने लास्ट वीडियो में कहीं क्वेश्चन स्किप हो गया था, बच गया था, तो उसको अभी मैंने वाइंड अप कर लिया, ठीक है। और इसका PDF मैंने ऑलरेडी 3rd नंबर के PDF में मैंने भेज दिया इस क्वेश्चन को, तो बट सॉल्व समझाना मैं भूल गया था, रह गया था क्वेश्चन गलती से, तो अपन इसको वाइंड अप कर लिया, ठीक है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 14 से लेके चल रहे हैं। 14 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करिए। योगफल यानी सम निकालना है, ठीक है, जिसका nवा पद यानी an दे रखा, दैट इज 3 + 2n है। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज nth टर्म इज गिवन बाई। तो nth टर्म आपको दे रखा, दैट इज an, दैट इज 3 + 2n। तो यहाँ n इक्वल्स टू, सबसे पहले तो क्या रखेंगे, nवा पद दे रखा, तो पहले फर्स्ट पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल के अपन प्रथम पद और सार्वंतर जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d दोनों निकालेंगे। और निकालने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, उसका सम यानी SN का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी योग, जो समांतर श्रेणी के योग यानी nth पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो n इक्वल्स टू 1 रखा, तो ये 1 रखने पर आपके पास देखो ये A1 आया, तो 3 + 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 और 3 दैट इज़ 5, तो ये 5 आ गया A1। ये आपके पास A1 आपके पास आ चुका है, ठीक है। सेम n इक्वल्स टू 2 रखा, तो ये A2 आ गया, दैट इज़ 3 + 3 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 2 = 4 और 3 7, दैट इज़ A2 आपके पास आ चुका है। ये आपके पास A2 आ गया। अगेन आप n इक्वल्स टू 3 रख लें, तो ये A3 आ जाएगा, दैट इज़ 3 + 2 इंटू 3, 3 2 = 6, 6 और 3 9 आ गया, तो ये A3 आ चुका है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक समांतर श्रेणी बन रही है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही। तो ये AP क्या बन रही है, वो AP आपको सामने बता देते हैं कि AP कौन सी बन रही है। ये AP बन रही है, दैट इज़ नाउ, तो AP बनी, P को अपन इंग्लिश में AP बोलते थे, हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी क्या बनी, वो बनी है 3 5 5 7 9 एंड टिल 15 टर्म तक। तो यहाँ पर प्रथम पद जिसको बोलते हैं प्रथम पद जिसका नाम है फर्स्ट टर्म जिसको A से डिनोट करते हैं, वो आपके पास 5 है, ठीक है। कितना है? 5 है। अब बात करते हैं सार्वंतर जिसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं, और ये डी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 7 - 5। देखो ये 7 - 5 तो कितना आ गया 2 आ गया। डी कितना आ गया 2 आ चुका है। ए और डी आ चुका है, ए और डी आ चुका है। ए और डी आने के बाद आप चाहें तो उसको थोड़े से डिफरेंट कलर से कर लें। ए और डी आने के बाद अब आपका पार्ट है एन, तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि एन इक्वल्स टू 15 यानी 15 पदों का सम निकालना है। तो 15 पदों का सम निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले तो समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, तो मैं लिख रहा हूँ कि एन पदों का योग, समांतर श्रेणी में एन पदों का योग, ये लिख देता हूँ समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, या फिर इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं nth सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और फॉर्मूला क्या होता है दैट इज SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूले में आप देख सकते हो, इसमें कोई कंजूसी नहीं, फार्मूला जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला याद होगा तो ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, फार्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को फार्मूले में जो वैल्यूज़ आपके क्वेश्चन में है वो सारी वैल्यूज़ रखनी है, और ये क्वेश्चन अभी 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। SN सम निकालना है, दैट इज एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 15 15 दैट इज 15/2 2a फर्स्ट टर्म दैट इज 5 प्लस n 15 - 1 और d आपके पास दे रखा दैट इज 2, ये 2 दे रखा। अब आप लोग कैलकुलेट कर लें 15/2, और देखो इसमें आप लोग एक काम करें 2 × 15 प्लस ये 14 × 2। अब आप देखो यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 15/2 2 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग रह गया 15 और प्लस 15 प्लस 14 रह गया, 2 कॉमन ले लिया। अब आप देख सकते हो ये 2 से 2 कट गया, तो रिमेनिंग रह गया 15, और ये इंटू 15 प्लस 15 30 हो तो 29 आ जाएगा। 15 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 5 था, 15 लिख दिया मैंने गलती से, ये 5 है। 5 प्लस 14 दैट इज़ 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19, तो ये रह गया 19, और 19 को 2 × 5 है ना, तो 19 रह गया, और 19 आप देखोगे 19 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 10 जा तो क्या होता है 150, और 15 9 जा, और ये आ जाएगा आपके पास 285 135, तो 150 और 135 दैट इज़ ये 285, तो 285 आ गया SN, यानी S 15 टर्म का, यानी आप N की जगह इसको लिखते हैं 15 टर्म का जो सम आ गया वो 285 यानी 285 आ गया। एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपने वाइंड अप कर लिया। ध्यान रखना फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने समझा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेम, इसी का और पार्ट। देखो मैंने सारे और पार्ट आपकी कवर करने की कोशिश की, एक भी और पार्ट नहीं छोड़ा है और ना छोड़ूंगा। एक समांतर श्रेणी में 16 पद 60 पद है, कितने पद है 60 यानी 60 टर्म्स है। इफ़ द फर्स्ट टर्म प्रथम पद और अंतिम पद दैट इज 7 और 125 है, तो उसका 32वां पद याद करो, ठीक है। तो देयर आर 60 टर्म्स इन द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 7 एंड 125 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स 32 टर्म, यानी 32वां टर्म कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन प्रश्नानुसार, जिसको अपन बोलते हैं प्रश्नानुसार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्या डेटा गिवन है, एक तो आपको n गिवन है 60 यानी 60 पद है, और उसका प्रथम पद यानी A फर्स्ट टर्म, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको अपन हिंदी में लिख देंगे प्रथम पद जो दे रखा है A, जो कि दैट इज 7 दे रखा है, और अंतिम पद जिसको अपन अंतिम पद लास्ट टर्म अंतिम पद जिसको अपन बोल रहे हैं लास्ट टर्म। देखो लास्ट टर्म क्या होता है, किसी AP में आप मान लो n पद है, n टर्म है, तो आप उसका nवां पद जो लास्ट टर्म होगा वही तो आपका अंतिम पद होगा। तो आप इसको अंतिम पद अपन n मान रहे हैं, nवां पद होगा तो उसका अंतिमवां पद मान रहे हैं TN या AN, जो भी आप मान सके। तो मैंने इसको TN लिख दिया, दैट इज़ 125 दे दिया। A और N TN आ गया। अब आपको बोल रहा है उसका A, तो अब आप लोग इसमें से कॉमन सारवंतर दे नहीं रहेगा, तो सारवंतर निकालने के लिए सबसे पहले तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने का सूत्र, तो समांतर श्रेणी का nवां पद
का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, या इसको लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP जो फॉर्मूला होता है दैट इज Tn, या इसको अपन An भी बोल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू आपके सामने है, दैट इज आपको पता है 125, और a आपको दे देगा 7 प्लस n पता करना है, और d आपको सार्व अंतर n दे रखा है 60 टर्म, n दे देगा 60, n क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 गिवन है, 60 गिवन है, और आपके पास d फाइंड आउट करना है, यानी कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर पता करना है। तो 125 माइनस 7 इक्वल्स टू 60 माइनस 1 यानी 59, और d अब ये 59 125 में से ये अगर जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा 118 यानी 118, और ये 59 और d, तो यहाँ से सार्व अंतर जब आप निकालेंगे d दैट इज d, तो ये आएगा d इक्वल्स टू 118 बटे हुए 59, तो ये 59 से 2 बार कट जाएगा, तो d यानी कॉमन डिफरेंस दैट इज़ यहाँ आपके पास आ चुका है, जो कि d इक्वल्स टू 2, जिसको अपन बोल सकते हैं सार्व अंतर, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ये शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंस लिख दिया, जिसको d से डिनोट कर रहे हैं 2, ये 2 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है 32वां पद निकालना है, तो 32वां पद निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, देखो मैंने फॉर्मूला, इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा ये इसको ऐसा लिख दिया सार्व अंतर, और ये यहाँ लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा, है ना, स्पेस ही चाह रहे हैं अपन बचाना। अब बात करते हैं 32वां पद, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 32वां पद, जिसको बोलते हैं 32th टर्म, तो इसके लिए फार्मूला होगा T32 इक्वल्स टू a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, और इसमें फार्मूला वापस कौन सा काम में ले रहे हैं, ये फार्मूला ध्यान देना, मैंने जो फार्मूला लिखा उसको हमेशा एक थोड़ा सा हाईलाइट किया है, और ये हाईलाइट वाला यही फार्मूला काम में ले रहा हूँ वापस यहाँ पर, और चाहो तो यहाँ पर मैं शिफ्ट कर सकता हूँ ये फार्मूला ये लो भैया फार्मूला, ये इसको फार्मूले को तुम चाहो तो यहाँ से ये देखो, इसको ऐसे कॉपी करके भी, इसको कॉपी करके भी यहाँ लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ कॉपी करके, ताकि तुम्हारे, बट ये फार्मूला लिखने की आदत डालना जरूर, ठीक है, आदत डालोगे तो नंबर में कहीं कमी नहीं आएगी। T32 निकालना है, ए आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में 7, और 32 माइनस 1 दैट इज़ 31, और डी आपने निकाल दिया 2, तो ये 7 प्लस 31 2 जा दैट इज़ 62, और 62 प्लस 7 यानी 69 आ गया, तो 32 टर्म जो होगी वो कितना होगा 69 होगी, तो ये आपका क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया कौन, इसका दोनों पार्ट 14 के दोनों पार्ट वाइंड अप कर लिए। अब आता है 15 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुछ 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, 7 चैप्टर जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। देखो क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है ये पहले तो अपन इसमें थोड़ा सा एक समझाने की चीज़ बात करते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, ये 2 पॉइंट दे रखा है, एक को अपन ए मान लेते हैं और एक को बी पॉइंट मान लेते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो आपको डेटा दे रखा है वो डेटा की बात करते हैं। देखो 1 2 और ये 3, ये कह रहा है समान 4 बराबर भागों में बांट रहा है। बिंदु 4,0 बिंदु यानी पॉइंट दे रहेगा 4,0 और दूसरा पॉइंट दे रहेगा 0,-8, 2 पॉइंट दे दिया आपने, उन दोनों को ए और बी लेट कर लिया, मान लिया को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु 4 बराबर भागों में तब विभाजित होगा जब उस रेखाखंड पर 3 बिंदु होंगे तब वो 4 भागों में विभाजित होगा। ठीक है, तो देखो 1 2 और 3 और 4 भागों में, तो इस चारों बराबर भाग, बराबर एक वर्ड यूज़ करा बराबर, तो यहाँ इसको मैंने P, इसको Q और एक R वर्ड मान लिया, PQR। ठीक है, 4 बराबर भागों में तो इन सबका अनुपात क्या होगा, बराबर भाग है तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात और 1, चारों अनुपात 1 अनुपात में डिवाइड होगा तभी वो चारों समान अनुपात में होंगे। पहली चीज़ तो यहाँ तक आपने पता कर ली। दूसरा बात आपके पास जो कुछ ऐसा कहता है कि चारों जब अनुपात में ले रहे हैं तो आप यहाँ पर देखो कि 1 सेकेंड, ये अनुपात है ना, अब आप लोग यहाँ पर 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा बिंदु ही था, अनुपात ही। चलो अब चारों अनुपात की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि PQR ये रेशियो अनुपात, देखो ये 2 अनुपात है और ये 2 अनुपात है, यानी 1 और 1 और 1 और 1 दे रखा है। क्या मैं इसको अगर ढंग से समझना चाहूँ तो ये दोनों मिलके ये कितना बना रहे हैं 2 अनुपात, और ये वापस इनके साथ है और ये वापस कितना बन रहा है 2, 1 और 1 मिलके 2 अनुपात। अगर इन दोनों को वापस कट कर दें अपन, यानी काट दें, ये 2 1 जा 2, तो ये कितना अनुपात आएगा 1 अनुपात 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 अनुपात 1 आ जाएगा।
तो आप कह सकते हैं कि ये ए और यानी बी के यानी पी और आर को अगर दोनों पॉइंट को भूल जाएं, यानी पी पॉइंट को और आर पॉइंट को भूल जाओ, तो क्यू पॉइंट क्या है, इस ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु, क्योंकि 1:1 में विभाजित हो रहा है और 1:1 में विभाजित होता है, आप जानते हैं मध्य बिंदु होगा तभी तो, यानी मिड पॉइंट होगा तभी तो वो क्या करेगा, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो पहली थ्योरी तो अपन यहाँ पर लेते हैं कि देखो मैं दो तरीके मेथड, एक तो इसको पहले पी का पॉइंट निकालने के लिए 1 रेशो और ये 1 1 1 यानी 1:3 रेशो लेके चलूँ, या फिर मैं क्यू का निकालने के लिए 2:2 लेके चलूँ, फिर आर को निकालने के लिए 3:1 रेशो लेके चलूँ, ये 1 1 1 यानी 3 पार्ट हुआ, तो एक थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। मैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला से आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल चलता जाएगा। तो सबसे पहला तो हम जानते हैं कि वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि क्या, ये ए बी जिसमें क्यू पॉइंट क्या उसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू लिख देता हूँ ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, और इसको इंग्लिश में लिख देते हैं तो क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, जो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट फार्मूला था वो यूज़ करेंगे। तो मिड पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट फार्मूला, जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड, कोऑर्डिनेट फार्मूला, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट फार्मूला। अब मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट फार्मूला जिसको बोले मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र का जब यूज कर रहे हैं, मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक, सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आते हैं, आप जानते हैं जैसे ये क्यू पॉइंट है, क्यू मध्य बिंदु, तो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। इसका फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो करते हैं इसका उपयोग, बड़ा सा सिंपल सा तरीका है, देखो कैसे उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले क्यू पॉइंट निकाल रहे हैं, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप ए और बी उसका मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है क्यू का, तो ये 4,0 इसको ऐसे लिखेंगे। देखो x1 और x2 इसको आप दे देंगे x1 x2, तो ये 4 और 0, तो ये 4 + 0 डिवाइड बाई 2, फिर ये 0 - 8 डिवाइड बाई 2, 0 - 8, क्योंकि ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो आपका फॉर्मूला x1 + x2 y2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो 4 + ये 4 है और ये 0, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, ये y1 है और ये y2 है, तो y1 + y2 डिवाइड बाई 2। चलो सिंप्लीफाई हो गया, इसका आंसर आप निकालते हैं q, कितना आ गया 4,4/2 यानी 2 आ जाएगा, और ये 0, -8/2 यानी -4 आ जाएगा। तो ये आपने किसके कोऑर्डिनेट निकाल दिए, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आने के बाद आपका जो अगला पार्ट है क्यू आ गया। अब क्यू आने के बाद का काम क्या होता है, आपको देखो क्यू आ गया, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 2,-4 आ गया, 2,-4 आ गया। और जब 2,-4 आ गया तो अब आप लोग क्योंकि देख सकते हो ए और क्यू के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट क्या है, 1:1 यानी अगेन पी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर वापस लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा कि ए क्यू का मध्य बिंदु, ए क्यू का मध्य बिंदु कौन है भैया, मध्य बिंदु P है, और इसको अपन इंग्लिश में लिख देते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए क्यू P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का वापस P के कोऑर्डिनेट लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, वो x1 + x2 y2, तो ये देखो 4 + 2/2 और ये 0 - 4/2। देखो वापस देखो मिड पॉइंट फार्मूला, मिड से मिड में चलते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन बड़ा इजी होता जा रहा है। देखो ए और क्यू के रेस्पेक्ट में बी मिड पॉइंट है, क्योंकि 1:1 है, तो 4 + 2 डिवाइड बाई 2 और 0 - 4 डिवाइड बाई 2। तो ये जो क्यू पी के कोऑर्डिनेट आए 4 2 6 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 3
और ये 4 माइनस 0 माइनस 4 यानी -2, तो ये डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके किसके कोऑर्डिनेट आ गए, पी के भी आ गए, तो ये पी के कोऑर्डिनेट भी आ गए। देखो क्यू के आगे पी के आ गए। अब जब पी के आ गए तो पी के कोऑर्डिनेट भी आप यहाँ पर लिख दो, कितना है 3, -2। अब अगला किसका निकालना है, आर के निकालना है। तो आर के निकालने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आर के निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, वही अब क्यू बी का आर मध्य बिंदु है, तो वापस सिमिलरली आप क्या लिखोगे कि क्यू आर नहीं क्यू बी, ये क्यू बी का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, मध्य बिंदु क्या है, आर है, इंग्लिश में लिख देते हैं आर इज मिड पॉइंट ऑफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी या बी क्यू, एक ही बात है। ठीक है, चलो ये आपने मेंशन कर दिया। और ये मिड पॉइंट फार्मूला अपने दोनों तीनों जितने भी क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, सब जगह यही काम आ रहा है, तो ये तो अपने को याद रखना है सब में। ठीक है, अब अपने आप सबसे पहले वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्यू पॉइंट अपने पास क्या, आर पॉइंट अपने पास क्या आ रहा है, दैट इज आर पॉइंट। तो आर पॉइंट आप लगाओ वापस, ये जो 2 और 0, 2 + 0 डिवाइड बाई 2 अगेन -4 -8 डिवाइड बाई 2। तो आप देखेंगे 2/2 दैट इज़ 1, यानी आर के कोऑर्डिनेट आ गए 1, -4 -8 एंड -12 यानी -6 आ जाएगा। तो ये आर के कोऑर्डिनेट भी अपने पास आ गए। तो पी क्यू आर तीनों के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। सो अपने पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट आए हैं, देखो एक तो पहला पी का आ गया, पी अपने पास 3, -2। फिर आप देखोगे क्यू के आए, तो क्यू के आए आपके पास कितना 2, -4 और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1, -6। ये आपका क्वेश्चन खत्म कर दिया अपने कंप्लीट पी क्यू आर, जो तीनों बिंदु जो कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को यानी रेखाखंड को 3-4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, वो इन तीनों के कोऑर्डिनेट अपने निकाल दिए। कौन से, इसके भी निकाल दिए और इसके भी अपने निकाल दिए, पी क्यू आर तीनों को निकाल दिए। डन, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था और अच्छे नंबर का क्वेश्चन था। ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं। तो ये काफ़ी हद तक आपको ये इजी लग रहे होंगे सारे क्वेश्चन। अब ये दे रखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक याद करो जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो एक वृत्त बना लेते हैं, ये लो वृत्त यानी एक सर्कल बना दिया अपन ने, और सर्कल में अपन ने देखा कि एक ए बी जो है वृत्त का व्यास है, ये ए बी वृत्त का व्यास यानी डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो ये इसको ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट मान लिया, और ये जो केंद्र जिसका बिंदु है ये ओ मान लिया। केंद्र के बिंदु के निर्देशांक दे रखे 2, -3 दे रखे हैं, और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4 दे रखे हैं। तो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने, तो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट आप क्या मान लो, अभी एक्स और वाई मान लो, एक्स और वाई मान लो, क्योंकि एक्स ए के निर्देशांक निकालने हैं। ए के निर्देशांक याद करो जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, और बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, यानी ए के कोऑर्डिनेट निकालना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी ए बी डायमीटर ऑफ द सर्कल है, हुज सेंटर इज 2, -3, सेंटर 2, -3 है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द बी इज 1, 4, बी इज कोऑर्डिनेट 1, 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान सकते हैं कि इस ए बी के लिए ये ओ पॉइंट क्या है, एक त्रिज्या का काम करेगा। तो आप देखोगे ओ से ये आप ये बोल सकते हो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू आर, आर यानी त्रिज्या है, क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो ये तो आपको जानते हैं कि दोनों बराबर है आर, तो इसका मतलब इनका जो आर क्या हो गया, ये ओ पॉइंट क्या हो गया। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि ओ इज मिड पॉइंट O is midpoint of AB line segment, O is midpoint of AB line segment, या इसको बोल सकते हैं AB का मध्य बिंदु O है, वो मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु आ गया तो मध्य बिंदु के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ये जो अभी अपन ने पीछे लिखा था ना, ये मध्य यूज बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, चाहो तो ये वापस सीधा पूरा कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपन इसको ये लो भैया, कॉपी कर लिया, और ये कॉपी करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और यहाँ से अभी अपन 1 सेकंड में ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, जो चीज़ अपन काम में ले ली, बार में उसको लिखने में टाइम भी ख़राब होता है, तो टाइम ख़राब को कम से कम टाइम लगे आपका। तो ये जो पॉइंट निकाल रहे हैं वो किसके कोऑर्डिनेट हैं, ये आप फार्मूला देख सकते हैं, ये फार्मूला है किसका है, ये
ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले ये ओ पॉइंट है वो किसका मध्य बिंदु ए बी का, तो यहाँ से एक्स और वाई में, तो फॉर्मूला लगा करो एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस 1/2 कॉमा वाई प्लस 4/2, ये किसका ओ बिंदु के निर्देशांक है, और उधर ओ बिंदु के निर्देशांक ऑलरेडी दे रखे हैं 2, -3। तो आप देखोगे ऑन तुलना करने पर जिसको बोलते हैं ऑन कंपेयर करने पर, जब तुलना कंपेयर कर रहे हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो चीज़ मिलेगी सामने। वो क्या मिलेगी कि x + 2, यानी पहला केस तो है कि x + 1/2 जो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और दूसरा जो है y + 4/2 वो किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। तो यहाँ से इसको 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये x + 1 2 2 जा 4 आ जाएगा, x = 4 - 1 यानी x = 3 आ जाएगा। तो ये तो x की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ से आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, y की वैल्यू भी निकालनी है, तो y की वैल्यू भी निकालते हैं। तो y + 4 ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, किसका माइनस का 6 हो जाएगा, और y = -6 - 4 तो y = हो गया -10 आ गया, y = -10 आ गया। तो ये किसके बिंदु है, x और y a के, तो ये अपन 3, -10, तो a के बिंदु अपने पास आ चुके हैं 3, -10, ठीक है, a के बिंदु आ चुके हैं। अब अपन देख सकते हैं ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया और आपसे पूछा भी एक बिंदु पूछेंगे, और ये किस पे, मध्य बिंदु पर बेस्ड है मेनली, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, सेकंड 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल का क्वेश्चन है, और सर्कल का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रखा है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय जिनका केंद्र सेम है, सकेंद्रीय वृत्त उनको बोलते हैं जिनका केंद्र, दो वृत्त जिनका केंद्र समान हो, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्वि विभाजित करती है, समद्वि विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित करती है। तो इंग्लिश में बोल रहा है प्रूव दैट द टू कॉन्सेंट्रिक, देखो इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक यानी सकेंद्रीय वृत्त को टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की जीवा जो छोटे सर्कल के लिए किसका काम करती है, स्पर्श रेखा का काम करती है, यानी टेंजेंट का काम करती है। स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। ये आप लोगों को बताना है, बहुत ही शानदार। तो बड़ा वाला सर्कल बना लिया, एक छोटा वाला सर्कल बना लिया। छोटे वाले सर्कल में आप देख रहे हो, बड़े वाले सर्कल में एक जीवा बनाई, कोड बनाई, जो बड़े वाले सर्कल को एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर टच कर रही है। देखो ये टच कर रही है, इस पॉइंट पर टच कर रही है, और जिस पॉइंट पर टच कर रही है तो ये आपको बताना है कि ये जो ए है, ये B है और ये C है, यानी B आपका मध्य बिंदु है, समद्विभाजित यानी AB और BC आपस में क्या इक्वल है, और जिसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं AC का मध्य बिंदु है। ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये लाइन देख रहे होगी कि आप इसका केंद्र अपन O मान लें, तो O क्या है, OA का रेडियस है, OC बड़े वाले सर्कल का रेडियस, OA और OC क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, और इसको यहाँ पर अपन क्या करते हैं, OB जो है वो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। OB क्या है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, ठीक है। अब ये रेडियस है तो अब इस रेडियस पर अपन एक थ्योरम भी पढ़ेंगे, वो थ्योरम परपेंडिकुलर होती है, वो थ्योरम में भी अपन बात कर लेंगे, जो कि 10.1 थ्योरम फार्मूला पढ़ा होगा, प्रमेय पढ़ी होगी 10.1, जिसमें बताते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के बिंदु पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर, जिसको अपन बोलते हैं लंबवत होती है, 90 डिग्री बनाती है, कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। ये आपको एक थ्योरम है जिसको अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अभी अपन सबसे पहला तो देखते हैं, इसको प्रूव करने के लिए पहले तो है गिवन इंग्लिश में और हिंदी में बोलेंगे दिया हुआ या होगा, या जो भी देर का दिया हुआ, दिया गया लिख देते हैं, गया थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वर्ड आता है, दिया गया। अब ये क्या दिया गया है, तो दिया गया सबसे पहले क्या है, वृत्त का देर आर दो सेकेंडरी वृत्त है, जिसमें बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये लिख देता हूँ हिंदी में पहले तो, दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श
स्पर्श करती है। अब इसको इंग्लिश में अगर अपन लिख दें तो जैसा इंग्लिश में लैंग्वेज दे रखी है वही है, क्या दे रखी है, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल chord of larger circle which is tangent for smaller circle। ये आपने जो गिवन है उसका पहला हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिया। सेकंड, टू प्रूव, जिसको अपन बोल देंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB इक्वल्स टू BC, जिसको अपन बोल सकते हैं कि B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, या हिंदी में लिख दें कि B मध्य बिंदु है AC का, AC का मध्य बिंदु B है। ये अपने को प्रूव करना है को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। अब तीसरा पार्ट अपन यहाँ पर लेके चल रहे हैं वो है प्रूफ, जिसको हिंदी में लिख देते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति, और कैसे उत्पत्ति कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। कौन सा, एन ट्राइंगल, यानी दो त्रिभुज लेके चल रहे हैं। त्रिभुज जैसा पहला लेके चल रहे हैं OBA एंड लिख रहे हैं O त्रिभुज OBC, यानी ट्राइंगल OBAN OBC, दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले तो दे रखा है एंगल। ये थोड़ा सा मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ इसको नीचे शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये जगह अच्छी लेगा इसलिए। तो ट्राइंगल आपको दे रखा है OBA इक्वल्स टू एंगल OBC, दोनों कितना है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कैसे है, तो यहाँ आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों थ्योरम लिख रहा हूँ मैं। हिंदी में एक थ्योरम लिख रहा हूँ, कौन सी थ्योरम है कि सॉरी इंग्लिश में लिख रहा हूँ पहले तो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये तो इंग्लिश में लिख दिया। सेम हिंदी में लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, वृत्त के किसी भी बिंदु की स्पर्श रेखा संपर्क। देखो क्या कह रहा है, वृत्त के किसी भी बिंदु की स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु से, संपर्क को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको संपर्क बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। ये आपको दे दिए, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने, ताकि जैसा बच्चा जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा पढ़ ले। पहले तो आपको क्या 90 डिग्री आ गया, क्या आ गया, ये 90 डिग्री आपके यहाँ पर आ चुका है। जिस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 90 डिग्री है, ये थ्योरम 10.1 है, 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया। फिर आप देख सकते हो आर, तो ये 90 डिग्री जिसको बोलते हैं RHS प्रमेय का, RHS थ्योरम का प्रयोग यूज करें, जो कॉन्ग्रेंशन सर्वांग समता का जो रूल होता है वो। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री तो आर आ गया। फिर एच देखेंगे तो OA, दैट इज OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC,
जो कि क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ओ ए रेडियस है ना, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हिंदी में लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होगी। फिर अपन बात करते हैं OB, OB इक्वल्स टू OB, जिसको अपन बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन साइड। क्या, उभयनिष्ठ भुजा, जिसको अपन बोलेंगे कॉमन साइड। ठीक है, दोनों चीज़ बता दी। अब ये तीनों साइड R, H और S, जिसको अपन बोलते हैं बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। किससे, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। RHS यानी जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, एक तो समरूप होता है सर्वांग सम, RHS सर्वांग सम नियम से। तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज यानी OBA कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल OBC, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गए। तो कॉन्ग्रेंट से क्या होता है, बाई CPCT यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी उनके जो समानुपातिक यानी कोरस्पोंडिंग जो होते हैं, उनकी कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल के जो CPCT से क्या होता है, उनकी कोरस्पोंडिंग जो भुजाएं होती है और कोरस्पोंडिंग कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो यहाँ भुजाएं बराबर भी हो जाएगी। तो भुजाएं बराबर कर लो दोनों ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल का देखो मैं लेके चल रहा हूँ AB, इसकी AB और इसकी हो जाएगी BC, और यही मेरा काम का है और बाकी और कोई मतलब की नहीं है। तो मुझे जो चाहिए वो आ चुका है, AB इक्वल टू BC, और इससे पता लग रहा है कि B इज़ द मिड पॉइंट, B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये और या B AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु AC का ना, AB नहीं है AC, सॉरी, AC का मध्य बिंदु B है। ठीक है, थोड़ा सा वो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता है ना, थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, तो ये मैं समझता हूँ आप लोगों को ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी हद तक देखो पूरा समझा दिया। ठीक है, तो ये 16वां क्वेश्चन आपने खत्म कर दिया। अब आते हैं 17वां क्वेश्चन। ये आपके थ्योरम है, 10.2 थ्योरम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये प्रूव करनी होती है। और आपको कई बार ये क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, इसी पर ये थ्योरम भी आई हुई है, तो ये बहुत अच्छा है और बहुत शानदार है, इसको थोड़ा सा ढंग से देखना। तो पहला तो आपको देखो ये पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से, मैंने डायग्राम बनाया हुआ रखा था कि डायग्राम बनाने में टाइम ना लगे इसलिए बनाया हुआ, बाकी मैं बना देता यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो आप ही को लगता है कि सर बड़ा वीडियो हो गया। तो सिद्ध कीजिए बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये बाहरी बिंदु है P को बिंदु, स्पर्श रेखा पर इस सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई, तो ये बोल रहा है कि लंबाई में PA और PB बराबर होगी, ये प्रूव करना है। तो पहला तो अपन देते हैं गिवन, जिसको अपन बोल देते हैं दिया हुआ, दिया गया। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ दे रखा है कि PA एंड PB आर two tangents drawn by external point P, कि बाहरी बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। हिंदी में लिख देता हूं मैं, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA एंड PB खींची गई है। अब इसको थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा सेट कर लेना कोशिश करें। सेकंड आपको दे रखा है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि, एक सेकंड, सिद्ध करना। अब सिद्ध करना क्या है, तो ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत कर रहा है। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना जो है अपने को सबसे पहले तो क्या सिद्ध करना है कि एक तो
पी ए इक्वल टू पी बी है, जो पी ए यानी पी ए और पी बी आपस में बराबर है। अब तीसरा लेके चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हिंदी में लिखेंगे रचना, रचना, ठीक है। क्या रचना कर रहे हैं कि ड्रॉ ओ टू पी, यानी ओ से पी की ओर एक लाइन ड्रॉ की। हाँ, तो कोई हिंदी में इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं, पी को ओ से ज्वाइन किया, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी को ओ से मिलाया, या ओ को पी से मिलाया, ठीक है। अब आते हैं चौथा, प्रूफ, जिसको अपन बोलते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति, अब क्या उत्पत्ति कर रहे हैं, वो उत्पत्ति ये करें। सबसे पहला तो पार्ट ये हो गया कि सबसे पहला पार्ट तो है कि दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, दोनों ट्रायंगल देख लो। एन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ये ले लो, पी ए ओ एन ट्रायंगल पी बी ओ, दोनों ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। और दोनों ट्रायंगल में आप देखो ये ओ ए और ओ बी 90 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ पर दे देते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों बने, तो ये मैंने थ्योरम अभी पहले बताई थी, उसी थ्योरम को अपन कॉपी कर लेते हैं, लिखने में टाइम लगेगा। तो ये थ्योरम, ये दोनों थ्योरम लिखी, किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा पर होने जाने वाली रेखा लंबवत होती है। तो ये मैं पूरा ही कॉपी मार रहा हूँ, और ये आप कॉपी देख सकते हैं, ये जो कॉपी लेके चल रहे हैं लंबवत होती है, तो लंबवत वाला पूरा पार्ट अपन ने कॉपी कर लिया, ठीक है। और ये कॉपी अपन यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि ये जो पता लगेगा कि ये क्यों हो रही है, वो इस कारण का, इसका रीज़न ये अपन ने यहाँ पर दे दिया कि ये लंबवत होती है। तो ये लंबवत हो गई। अब वो जब वो लंबवत हो गई है तो अपन सेम यहाँ पर वही सेम चीज़ चलेगी, लंबवत हो गई है। फिर अपन देखेंगे कि ओ ए और ओ बी, दूसरा डायग्राम देखो, थोड़ा सा मैं इसको छोटा साइज छोटी कर रहा हूँ। और अब अपन यहाँ पर चल रहे हैं, दैट इज़ ओ पी, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी। ये ओ पी दोनों में की क्या है, कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी आ गया। और एक आपको यहाँ पर दे सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको हिंदी में लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब जब एक ही वृत्त की त्रिज्या होगी तो अपन जान सकते हैं कि बाई आर एच एस के द्वारा कौन से दोनों त्रिभुज पी ए ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी बी ओ, यानी सर्वांग सम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गए, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं अपने पास, ये देखो त्रिभुज पी ए ओ और पी बी ओ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम होते ही अपन जानते हैं कि उनके सर्वांग सम बाई सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उस कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल यानी सर्वांग सम त्रिभुजों की पारस्परिक जो भुजाएं और पारस्परिक कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा पी ए इक्वल्स टू पी बी आ जाएगा। और यही अपने को क्या करना है, इसमें प्रूव करना था। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, और यही अपन यहाँ पे भी जो दे रखा था पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो ये रिजल्ट यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, इसको हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, इंग्लिश में बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, हिंदी में बोलेंगे सिद्ध हुआ, और संस्कृत में बोलेंगे इति सिद्धम, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये आप लोग यहाँ तक आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैंने वाइंड अप किए हैं। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं वो उसका नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, टुकड़ों में लाएंगे, ताकि आपको हिंदी को इंग्लिश थोड़ा सा टाइम बीट लगता है और आपको समझ में भी अच्छा आ जाता है, ठीक है। जिसको इंग्लिश मीडियम वाला देखें, हिंदी मीडियम वाला वो हिंदी मीडियम से देखें, तो हिंदी टर्म इंग्लिश टर्म दोनों टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है। तो प्लीज़ इस तरह वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, दोस्तों को अपने शेयर करें, और जितना शेयर करोगे और वही आपको उतना अच्छा, आपको और अच्छा भी लगेगा कि सर ठीक है मज़ा आया, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त पढ़ें उसको, ठीक है। क्योंकि एक टीचर की मेहनत है, और टीचर की मेहनत को अगर आप जितना ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है वो और उससे अच्छी मेहनत और उससे ज़्यादा करेगा अगले पेपर के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।